मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग धातु और अधातु चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन, देखिए जितने भी तरह के यौगिक बनते हैं तो उसमें यौगिक बनने की प्रक्रिया में जो एक दूसरे को जोड़ करके रखते हैं, दो अणु के परमाणु जो एक दूसरे को जोड़ करके रखते हैं, वो जुड़ता कैसे है? तो आखिर कहीं न कहीं कोई न कोई रिलेशन तो है जिसके कारण जो है दोनों जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। तो यही चीज जो एक दूसरे को जोड़े रखता है, एक बंधन या एक बल कह सकते हैं, उसी बंधन को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। तो रासायनिक बंधन पहला डेफिनेशन है, वह रासायनिक बल जो किसी अणु के परमाणुओं को एक साथ बांध करके रखता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर वैद्युत संयोजक या फिर आयनिक बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। दूसरा है सह संयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। तो वैद्युत संयोजक या फिर आयनिक बंधन, ये क्या होता है? दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक या फिर आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो इसमें जैसे आप सोडियम और क्लोरीन के बीच रिएक्शन होता है, तो आप जानते हैं, साइड में हम समझा रहे हैं आपको कि सोडियम में जो है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है? 11, जिसमें पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 7। ठीक है, हम लोग जानते हैं जब रिएक्शन पूरा होता है तो रिएक्शन पूरा होने के लिए यह चीज आवश्यक है कि किसी परमाणु को अपने अंतिम कक्षा में अष्टक पुराने की आवश्यकता होती है। तो अष्टक, कोई परमाणु जो है खो करके अष्टक पूरा करता है, कोई पा करके अष्टक पूरा करता है। तो इसमें क्या होता है, जिसको जितना जरूरत है वह दूसरे से मिल जाता है, और जो दूसरे को देता है, देने से उसके पास भी अपना दूसरे को देने से ही उसका ऑटोमेटिक जरूरत पूरा हो जाता है। जैसे आप इसमें देखो कि सोडियम में 11 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर 11 परमाणु संख्या है, उसमें अंतिम कक्षा में जो रहते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें कितना है? 7 है। तो यदि एक जो है, एक इसको त्याग दे तो इसके देखो अंतिम कक्षा में 8 पूरा हो जाएंगे, और एक ये त्याग करके इसको दे देगा तो इसके भी अंतिम कक्षा में 8 पूर जाएंगे, है ना। तो ये त्यागा और इसको एक मिला, यानी यह एक ऋण दिया और यह एक ऋण लिया, तो इसलिए इसको ऋण देने से इसका अष्टक पूरा हो गया और इसका ऋण लेने से अष्टक पूरा हो गया। तो इस तरह से दोनों का अष्टक पूरा हो गया, लेकिन इसमें एक ने दिया, दूसरे ने लिया। तो इसको देखो हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि सोडियम का अंतिम कक्षा में यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 ऐसे इंडिकेट किए। अब जो एक था, एक उसको दे दिए, तो 7 इसको 1 की आवश्यकता है, इस तरह से 30 इंडिकेट किए, मतलब 1 वो ले लिया, तो उसके पास कितना हो गया? 8 हो गया। तो यह एक त्यागा, जो चीज दूसरे को देता है वो दानी हो गया। तो दानी हो गया मतलब उसको जब दिया, इसका मतलब उसको कोई चीज का कमी है ही नहीं, तब तो वो दानी है। इसलिए जो देता है दूसरे को वो पॉजिटिव चार्ज, और जो लेता है वह निगेटिव चार्ज। तो Na+ हो गया, Cl माइनस हो गया, प्लस माइनस दोनों को कैंसिल कर दिए, NaCl लिखा गया केवल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड का बनना। कैल्शियम ऑक्साइड का बनना जस्ट उसी तरह से जैसे आपको सोडियम क्लोराइड समझा, वैसे कैल्शियम ऑक्साइड समझिए
कैल्शियम के अंतिम कक्षा में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बल्कि सॉरी, कैल्शियम का जो परमाणु संख्या 20 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। कैल्शियम को एडजस्ट करते हैं, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 8, तो सी ये 2 8 10 8 18, तो यहाँ पर 2 यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। 2 और 6, अंतिम कक्षा में 6 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 6 हो गया। अब क्या करेगा, ये जो 2 है 2 इसको दे देगा, देने से क्या होगा, इसके पास 8 पुड़ जाएगा अंतिम कक्षा में, और ये 2 यहां से हट जाएगा तो ऑटोमेटिक इसको अंतिम कक्षा में 8 हो जाएगा। मतलब कैल्शियम को 2 देने से और ऑक्सीजन को 2 ग्रहण करने से दोनों का काम कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर देखिए Ca के ऊपर 2 लिखेंगे क्योंकि अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन में 6 लिखेंगे, अंतिम कक्षा में ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है। Ca तो ऑक्सीजन 6, ये 2 जो है यहाँ पर चला गया तो इसका 8 को पूरा हो गया स्टक। तो ये 2 को दिया तो इसीलिए 2 प्लस, और ये 2 को लिया तो 2 माइनस। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, Ca प्लस प्लस O माइनस माइनस, ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जैसे लिखे हैं तो 2 प्लस 2 माइनस दोनों कैंसिल, CaO हो गया। इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का अणु बना। ठीक है, चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए चलते हैं अब दूसरा पर, सहसंयोजक बंधन। चलिए दूसरा है सहसंयोजक बंधन। तो सहसंयोजक बंधन क्या होता है कि जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तो उनके बीच बने रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। मतलब क्या कहता है कि इसमें साझा करता है। पिछला वाला में क्या हम लोग देख रहे थे, पिछला वाला में एक के पास जितना एक्स्ट्रा होता था वह जो है एक्स्ट्रा मतलब अपना जरूरत पूरा हो गया, उसके बाद जो बचता था वह दूसरे को दे देता था, तो इससे दूसरे का भी काम पूरा हो जाता था। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि एक आदमी को जो है एक घर पैसा चाहिए, एक कमरे में पैसा चाहिए। अब वो अपना एक कमरा भर गया है और उसके बाद जो है उसको 4-5 गड्डी बच गया। अब यदि वो 4-5 गड्डी दूसरे को दे दे, दूसरे का भी घर भर जाए तो क्या करेगा, वो दूसरे को दाम दे देगा। वही यहाँ पर स्थिति हुआ है कि पिछला वाला में क्या था, वैद्युत संयोजक बंधन में कि जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता था या समझ लो जितना बचता था वो दूसरे को देता था, तो जिससे दूसरे का भी अष्टक पूरा हो जाता था। मतलब इसमें दान देने का प्रवृत्ति था और दूसरे को दान लेने का प्रवृत्ति था। दोनों का ऐसे, इससे क्या होता था, दोनों का काम चल जाता था। लेकिन सहसंयोजक में क्या है, इसमें जब तक दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देगा तब तक काम पूरा नहीं होगा। यानी दोनों को साझेदार करके, दोनों को मिलजुल करके काम बढ़ाना पड़ेगा, तब भी उसका अष्टक पूरा होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, वो आसानी से आपको समझ में आएगा। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन अपना द्विक पूरा करना चाहता है। हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो द्विक पूरा करता है। एक्चुअल बाकी जो बचते हैं वो सारे अष्टक पूरा करने का प्रयास करते हैं, हाइड्रोजन जो है वो द्विक पूरा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला हाइड्रोजन अणु का बनना, तो हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1, यहाँ भी 1, ठीक है, H+H दे दिए, बीच में 1 दे दिए। अब देखो हाइड्रोजन द्विक पूरा करता है, तो इसके एक पहले से था तो ये यहां से यहां तक अपना इस तरह से बॉन्ड ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शुरू वाला हाइड्रोजन दूसरे का भी एक अपने अंदर समेट लिया। इससे इस हाइड्रोजन के पास तो 2 को पुड़ गया, द्विक पूर्ण हो गया, लेकिन इसको भी द्विक पूरा करना है, केवल एक से काम नहीं पूरा होगा। तो यह भी क्या करेगा, यह भी इस तरह से अपना एक जगह बना लेगा, तो यह भी द्विक पूरा हो गया।
मतलब ये जो दो आप देख रहे हो ये पहला में भी है और दूसरा हाइड्रोजन में भी है, तो द्विक पूरा हो गया, बस द्विक ही पूरा होना है। अब यहाँ पर सिंगल सिंगल देख रहे हो, इसको ऐसे यदि हम मिलाते हैं तो सिंगल बॉन्ड हो जाता है, इसीलिए ऐसे सिंगल बॉन्ड लिखे। यहाँ वैसा कुछ करना नहीं है, वो समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। ये HH। दूसरा चलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इंडिकेट किए, 2 2 4 2 6, इसमें भी 2 2 4 2 6, तो 6 यहाँ भी लिखे, 6 यहाँ भी लिखे। अब देखो इसके पास शुरू वाला के पास अपना 6 तो है, उसको 2 गो चाहिए, तो ये क्या करेगा, तुरंत जो है ऐसे अपना बॉन्ड बनाते हुए उसके 2 गो इलेक्ट्रॉन को लपेट लिया, तो इसके पास 6 2 8 को पूरा हो गया। जस्ट वैसे ही इस ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 गो इलेक्ट्रॉन था, 2 गो इसका ले लिया, तो उसका भी स्टेप पूरा हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखो इसके सीधा में 1, इसके सीधा में 1 है, तो 1 1 2 डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इंडिकेट कर दिए, यहाँ कुछ खींचना नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 3 2 5 3 2 5, और 5 तो अपना है, उसको 3 चाहिए, तो 3 ये बगल वाला का लपेट लिया ऐसे करके, ये देखो ध्यान से, ये 5 3 8 को पुड़ गया। अब उसी तरह से उसके पास भी 2 3 5 को अपना था, 3 गो इसका ले लिया ऐसे करके, 8 को पुड़ गया, बीच में 3 3 है, तो तीनों को अपने सीधा मिला दिए, तो इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन जल H2O का बनना, तो H 2 गो है, H 2 गो लिखे, O 1 गो है, एगो O लिखे। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 दिए, तो चूंकि यहाँ पर जब 2 प्रकार का काम कर रहा होता तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों का जो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के संख्या से या संयोजी इलेक्ट्रॉन को जो इंडिकेट करेंगे वो इंडिकेशन अलग अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन वाले में हम लोग क्रॉस से सूचित किए, ऑक्सीजन वाले में डॉट से सूचित किए, ठीक है। तो हाइड्रोजन 1 ये तो द्विक पूरा करेगा, तो यह उसका 1 लपेट लिया, देख लो। उधर वाला में हाइड्रोजन के पास 1 है, देख रहे हो, 1 इसका ले लिया, तो ये देखो, तो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का काम पूरा, बाकी बचा ऑक्सीजन के पास बीच में 2 1 3 2 5 1 6 गो अपना है, तो 6 गो अपना है, तो उसको क्या गो चाहिए, 2 गो चाहिए, एगो इसको, इसके 1 ठो को ले लिया, 1 ठो इसको ले लिया, इसीलिए देखो इसका जो है ऑक्सीजन का हाथा यहाँ तक है, इसको लपेटते हुए, तो इस तरह से देखो यहाँ पर 1 बॉन्ड, यहाँ पर 1 बॉन्ड, इसीलिए 2 गो H के बीच 1 बॉन्ड इंडिकेट कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में C 1 गो, O 2 गो, C 1 गो है, O 2 गो है, तो कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 गो, तो 4 गो लिए, ऑक्सीजन में 6 गो, तो 6 गो लिए, तो ऑक्सीजन को 8 गो चाहिए, 6 गो इसका, 2 गो इसका ले लिया, देखो 6 2 8, और इस ऑक्सीजन को भी 6 गो है, 2 गो इसका ले लिया, तो इस तरह से ये बना लेगा ऐसे करके, देखो यहाँ पर जैसे बनाया है 8, बाकी बचा इस कार्बन को 8 चाहिए, तो 2 2 4 गो अपना है, तो 2 6 2 8, 2 गो उसका लिया, 2 गो उसका लिया, तो देखो बीच वाला कार्बन जो है ऐसे करके गया है, इससे क्या पता चलता है कि वह जो है दोनों का 1 गो ले लिया, ठीक है। अब यहां से यदि आप मिलाते ऐसे करके देखो, 2 गो ऐसे करके 2 गो, तो 2 गो, यहाँ भी 2 गो, ठीक है, 2 बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बन के तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एथिलीन का अणु बनना, तो कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 4 गो, 2 गो कार्बन लिए, हाइड्रोजन 4 गो है, तो 2 गो हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 1 ठो होता है, तो 1 लिखे, यहाँ भी 1 लिखे, और 1 उसका ले लिया, यह भी हाइड्रोजन 1 उसका ले लिया, तो अपना अपना द्विक पूरा, जस्ट लाइक ये दोनों भी पूरा कर लिया। अब कार्बन को चाहिए 8 गो भाई, तो 8 गो चाहिए, तो इस कार्बन को 2 क्रॉस वाला देखो, 2 2 4, अपना 4 गो है,
तो अब 4 को और चाहिए, तो क्या करेगा, बगल वाला का 2 को लेगा, तो 4 2 6, और 1 को इस दोनों का ले लिया, 8 को इसका पोड़ा। यहाँ भी ये भी कार्बन वही करेगा, क्रॉस वाला 2 2 4, 4 को अपना है, तो 1 को हाइड्रोजन का लिया, तो 4 2 6, और 2 को इस कार्बन के ले लिया, 8 को पुड़ गया। तो इस कार्बन के बीच देखिए 2 को क्रॉस मिल रहा है, यानी इस तरह से 2 को बॉन्ड दिखाए, और बाकी के बीच यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, इसमें भी एक ऊपर एक नीचे, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये था सहसंयोजक बंधन का बनना। इसको जो है एज ए फॉर्मूला के तौर पर इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह सब बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा। इसमें यह पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में लिखें, तो जो हम लिखे हैं यह इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये जितना भी आकृति हम ये बनाए हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु, क्योंकि ये सारा जो है, ये जो आप बिंदु देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये C के साथ क्रॉस लिखा हुआ है, तो कार्बन के साथ संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनाने के लिए कहेगा, तो उस हिसाब से हम आपको 5-6 को इसका एग्जाम्पल बता दिए, ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दें कि सहसंयोजक बंधन जो है उसका प्रकार 3 प्रकार का होता है, हालांकि हम उसको लिखाएंगे नहीं, बस आप याद रखिएगा कि सहसंयोजक बंधन जो है 3 प्रकार का होता है, एकल, द्विबंधन और त्रिबंधन। जैसे इसी सब में से देखा जाए तो जिसमें एक ठो बंधन होगा एकल, 2 को होगा तो द्विबंधन, 3 को होगा तो त्रिबंधन। जैसे पहला वाला में देखो ये एकल बंधन है, इसमें द्विबंधन है, इसमें त्रिबंधन है, इसको एकल बंधन है। इसमें क्या कीजिएगा, इसमें द्विबंधन है, इसमें क्या कहिएगा कि एकल भी है, 2 भी है, तो 2 1 3 नहीं, जो ज्यादा संख्या है वही कहलाएगा, ये द्विबंधन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सहसंयोजक बंधन है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलते हैं आप वैद्युत संयोजक यौगिक की विशेषताओं पर। अभी हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक पढ़ रहे थे, तो उसमें अब दोनों के अलग अलग विशेषताओं पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वैद्युत संयोजक यौगिक का जो विशेषता है, सबसे पहला नंबर विशेषता, ये यौगिक धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं। आपने देखा कि इसका जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया था वैद्युत संयोजक यौगिक का, उसमें प्लस और माइनस के रूप में बताया था। तो प्लस और माइनस के रूप में जहां भी रिप्रेजेंट किया हुआ रहे यौगिक, तो वह समझ लीजिए वह आयन के रूप में है। तो वही यौगिक जो है धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं। तो जो भी धन और ऋण आवेश से बने होते हैं, उनके बीच का जो पावर होता है, उनके बीच का जो बल होता है, रासायनिक बंधन होता है, वह उतना ही मजबूत होता है। दूसरा, इनके क्वथनांक एवं द्रवनांक उच्च होते हैं। ये प्रायः जल में विलय होते, यानी जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, परंतु बेंजीन, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। यानी इसको बोल सकते हैं कि जल में घुल जाते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में ये नहीं घुलते, कार्बनिक विलायक में अविलेय होते हैं। चौथा, ये द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब क्या कि वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं, यदि वह जल के साथ मिला हुआ है, जलीय अवस्था में है, तो वह विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी उससे विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। वैसे भी आप देखो धन और ऋण आयन होंगे तो वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होंगे ही। हम लोग पिछला चैप्टर में भी पढ़ चुके थे इसके बारे में। अम्ल, लवण, अम्ल, भस्म और क्षार चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे कि विद्युत जो है तभी पास करेगा
जब उसके पास आयन मौजूद रहेगा। तो खैर यह विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अब चलते हैं सहसंयोजक यौगिक की विशेषता पर। सहसंयोजक यौगिक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला, ये यौगिक उदासीन अणुओं द्वारा बने होते हैं तथा जब उदासीन अणुओं से बनेगा तो उनके बीच का जो आकर्षण बल होगा वह कमजोर होगा आयनिक के तुलना में। मतलब इसके तुलना में वैद्युत संयोजक यौगिक के तुलना में जो इनके यौगिक होते हैं सहसंयोजक यौगिक, उनके अणुओं के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है। दूसरा है, इनके क्वथनांक एवं द्रवणांक निम्न होते हैं। इनके उच्च होते थे, उनके निम्न होते हैं। तीसरा है, ये जल में प्रायः अविलेय होते हैं। मतलब जल में ये नहीं घुलते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड इत्यादि में विलेय होते हैं, इत्यादि में घुल जाते हैं। मतलब इसका जस्ट उल्टा रिएक्शन दिखा रहा है। चौथा है, यह विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो अब आपको यदि सहसंयोजक यौगिक और वैद्युत संयोजक यौगिक के बीच अंतर कहेगा, विभेद कहेगा स्थापित करने के लिए, तो आप अपने से लिख लीजिएगा। दोनों को हम अगल बगल लिखे हुए हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अंतर में जो है इस तरह से अंडरलाइन करके दोनों को दे दीजिएगा। यदि अंतर कहेगा लिखने के लिए तो उसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। रिमार्क, वैद्युत संयोजक बंधन का दूसरा नाम जो है ध्रुवीय बंधन भी है। क्या नाम है? ध्रुवीय बंधन। इसको याद रखिएगा। अब चलते हम लोग प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। चूंकि धातु और अधातु चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो प्रकृति में कौन कौन से धातु उपस्थित होते हैं, किन किन रूप में होते हैं और उनको कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रकृति में जो धातु होते हैं वो दो अवस्था में पाया जाता है। एक तो मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त या फिर स्वतंत्र अवस्था में, और दूसरा जो होता है वो संयुक्त अवस्था में। मतलब वह किसी अन्य तत्व के साथ, किसी अन्य धातु के साथ वह मिला हुआ रहता है। तो ठीक है, तो प्रकृति में धातुओं का सबसे वृहद स्रोत पृथ्वी की परत एवं समुद्री जल है। समुद्री जल में बहुत से धातुओं के लवण घुले रहते हैं। प्रकृति में धातुएं दो रूप में पाई जाती है, मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में या फिर संयुक्त अवस्था में। ठीक है, तो आखिर कौन से धातु मुक्त अवस्था में, कौन से स्वतंत्र अवस्था में या फिर कौन से धातु संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इन सब चीजों पर हम लोग अब कल अध्ययन करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।